हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, our today's topic is second urbanization, means द्वितीय नगरीकरण. Basically in this video we are going to discuss the reason behind the beginning of the second urbanization phase. द्वितीय नगरीकरण का विकास किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम जानेंगे इस पूरे टॉपिक में। जहां तक द्वितीय नगरीकरण की बात है तो हम ये वही पीरियड है जिस पीरियड में हम महाजनपदों की बात करते हैं, जिस पीरियड में हम बुद्ध काल की बात करते हैं, बुद्ध पीरियड की, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी की, या आप 6th सेंचुरी बीसी कहें, या आप महाजनपद पीरियड कहें, या आप सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है। जब हम महाजनपद वाला पीरियड देख रहे थे और महाजनपदों को हम लोग देख रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, और पहले भी आपने जो वैदिक पीरियड ये सब पढ़ा होगा, ठीक है, वैदिक पीरियड का समय था 1500 टू 600 बीसी तक का, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का समय था वैदिक पीरियड का। तो हमने ये बताया था कि जब हमारा ऋग वैदिक पीरियड या हम कहें अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, जब हम ऋग वैदिक पीरियड से या अर्ली वैदिक पीरियड से जब हम लेटर वैदिक पीरियड में एलवीपी में पहुंचते हैं, और जब हम फिर 6th सेंचुरी बीसी के महाजनपद पीरियड में पहुंचते हैं, महाजनपदा पीरियड में पहुंचते हैं, तो ये देखिए क्या बदलाव हो रहा है। सबसे पहले इसे समझना है, और आप पहले से भी जानते हैं, हाँ, ये पीरियड है आपको ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड। ये जो पीरियड है ये है 1500 टू 1000 बीसी का, ईसा पूर्व का, और फिर लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल 1000 टू 600 बीसी का, और ये जो है इसे हम कहेंगे 6th सेंचुरी बीसी का पीरियड। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब हम यहां थे, ठीक है, जब आर्यों का समय था ऋग वैदिक पीरियड में, आर्यों का तो ये पूरा समय है, पूरा वैदिक पीरियड का जो समय है 1500 से 600 तक का है, यानी आपको 1500 से 1000 का पीरियड जो है ईसा पूर्व का, वो जो है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड, जो भी कह ले आप, और जो उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड वो 1000 से 600 बीसी तक का है। आरवीपी ऋग वैदिक पीरियड या ईवीपी अर्ली वैदिक पीरियड, और एलवीपी लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो यहां पे हमने जाना था कि यहां पर एक कबीलाई समाज था, आर्य कबीलों के रूप में रहते थे, कुछ अनार्य भी थे जो कबीलों के रूप में रहते थे। तो यहां की जो सबसे, मैंने बताया था, जन या जना जो थी सबसे बड़ी राजनीतिक या सामाजिक इकाई, जना वाज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल और सोशल यूनिट यहां पर थी। और ये जना जब यहां पे पहुंचता है लेटर वैदिक पीरियड में, तो लेटर वैदिक पीरियड में यहां लैंड के लिए लड़ाइयां नहीं होती, लेकिन यहां जब आते हैं तो जनपदों का विकास होता है, जनपदा, और जनपदों का विकास होगा, यानी एक जन दूसरे जन पे अटैक करके, ठीक है, या एक जन उसके आसपास के जंगलों की सफाई करके, हाँ, क्या करेगा, या युद्ध करके, अटैक करके एक जन दूसरे जन पे अटैक करेगा, या आसपास के अपने जंगलों की सफाई करेगा, और पूरे क्षेत्र को फिर मिला लेगा, तो जनपदों का निर्माण होगा, और जनपद जाकर 6th सेंचुरी बीसी में यहां महाजनपदों में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, ये महाजनपदों का में तब्दील हो जाएंगे, महाजनपदा, और यहीं से आपको हम कहते हैं कि आपको सेकेंड अर्बनाइजेशन वाला फेज डेवलप होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी से। वैसे तो कुछ प्रोटो अर्बन टाउन्स जैसे थे कौशाम्बी और हस्तिनापुर आपको लेटर वैदिक पीरियड में ही, उत्तर वैदिक काल में ही दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको समझना था। जनपद और महाजनपद आपने देखा था, महाजनपदों को पढ़ा था, 16 महाजनपदों को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, कैसे वहां से मगध जो है वो एमर्ज करता है स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ द 16 महाजनपदा। ठीक है, वहां पे हमने देखा था, तो बहुत डिटेल में हमने स्टडी कर ली। अभी हमें बस समझना है जनपद और फिर महाजनपद, और यहीं से आपको सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपका बेसिक चीज है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और फिर कुछ और चीजों को जानते हैं। देखिए, समझते जाइएगा। मेरे ख्याल से ये सारा आपने पढ़ा होगा, मैंने सारा पढ़ा दिया है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो पीछे वाला वीडियो देख लिया कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। मैं इतना डिटेल और थ्रेडवेयर पढ़ाता हूं कि अगर आप उसी से नोट्स बना ले या वीडियो को ही देखते चले तो आपको कहीं किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे रीडिंग करनी चाहिए, बार बार किताबें भी पढ़नी चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहां पर समझिएगा, मैंने बताया 6th सेंचुरी बीसी का ये समय है। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, ये 6th सेंचुरी बीसी का समय हो गया, सेकेंड अर्बेनाइजेशन का जो फेज है। चलिए, अब यहां पर समझना है, कुछ चीजों को देखिएगा, ग्राफ से भी समझिएगा। देखिए, ये है ठीक है, ये देखिएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट अर्बेनाइजेशन, यहां हम लिख रहे हैं या ऐसे कर देते हैं, फर्स्ट अर्बेनाइजेशन, सेकेंड अर्बेनाइजेशन एंड थर्ड अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन नहीं लिख रहा हूं, वही टॉपिक है। सेकेंड अर्बेनाइजेशन की बात हमें करनी है। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि पहला अर्बेनाइजेशन कब था। देखिए, थोड़ा सा इसको हम और ऐसे बना ले, इस तरह से बना ले। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला शहरी सभ्यता कौन सा था? पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली, देखिए मैं बता रहा हूं यहां पे, ये इंडस वैली, ठीक है, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, या आप इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या इसको आईवीसी कह दीजिए सीधा, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये किस नदी के सहारे डेवलप हुई थी? इंडस नदी। तो पहली बात तो आपको यह जानना था कि फर्स्ट अर्बेनाइजेशन फेज जो था वो सिंधु नदी के किनारे, इंडस का मतलब सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो ये पहला अर्बेनाइजेशन फेज था। लेकिन धीरे धीरे हम जब वैदिक पीरियड में पहुंचते हैं तो ये अर्बेनाइजेशन का फेज, फर्स्ट अर्बेनाइजेशन का फेज आपको खत्म होता जाता है। और फिर 6th सेंचुरी जब यहां पे आता है, यहां 6th सेंचुरी से, 6th यहां से आप देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहीं से ये 6th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी बीसी से डेवलप होना शुरू होगा। ठीक है, और ये अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा कब? लेटर मौर्यन पीरियड में। ये लेटर मौर्यन पीरियड में आपको पहुंच जाएगा क्लाइमेक्स पे। ठीक है, और लेटर मौर्यन पीरियड के बाद आपको गुप्ता पीरियड, और लेटर गुप्ता में आपको फिर डाउनवर्ड हो जाएगा। और फिर थर्ड अर्बेनाइजेशन जब होगा, हम मेडाइवल हिस्ट्री में पहुंचेंगे और तुर्कों का आक्रमण होगा भारत पे, तो उस समय फिर थर्ड अर्बेनाइजेशन वाला फेज डेवलप होगा। हमें यहां समझना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर हमें यह देखना है कि ये फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, ये फर्स्ट अर्बेनाइजेशन थी, फर्स्ट अर्बेनाइजेशन
तो ये सिंधु नदी के किनारे थी, ये आपको याद रखना है। और सेकेंड अर्बेनाइजेशन गंगा प्लेन या गंगा वैली आप कह ले, गंगा वैली, गंगा घाटी, ठीक है, गंगा घाटी के सहारे, ठीक है, ये गंगा घाटी के सहारे। तो आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है, हाँ, पीटी के ख्याल से। पहली बात, कई बार आता भी है ये क्वेश्चन। पहला ऑर्गेनाइजेशन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए मोर और लेस इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो एक्चुअल टाइम पीरियड हमें नहीं मिला है, लेकिन जहां से हम वैदिक पीरियड की शुरुआत करते हैं 1500 बीसी, ठीक है। तो 1500 बीसी को अगर देखें तो वहां से आगे यानी 1500 टू 600 बीसी हमने कहा कि वैदिक पीरियड का समय हो जाता है ये, और उसके बाद फिर 6th सेंचुरी बीसी से आपको शुरुआत होनी शुरू होती है किसकी, सेकंड अर्बेनाइजेशन फेज की। तो आपके लिए एक सवाल ये बनता है कि सेकंड अर्बेनाइजेशन शुरू कहां से हुआ, किस नदी के घाटी के सहारे हुआ, किस नदी के किनारे हुआ, तो ये आप कहेंगे गंगा। आपको पता है कि मगध कैसे महाजनपदों में उभर के आया था, और सबसे ज्यादा महाजनपद मैंने बताया था कि अगर आप देखेंगे तो मैंने ये बता दिया था कि महाजनपद पीरियड से ही स्टार्ट होगा, और मैंने ये बता दिया था हाँ कि अगर आप देखेंगे तो ये बात हुई थी कि ये नर्मदा नदी है, मैंने बताया था, ठीक है। तो नर्मदा के एक तरह से ये नर्मदा नदी है, तो मैंने बताया था यहां अशमक था, एक ही साउथ में था, बाकी 15 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद इधर थे, ठीक है, मगध यहां पर था, ठीक है, और एक महाजनपद साउथ में था। नर्मदा नदी के दक्षिण में अशमक महाजनपद था, अशमक, ठीक है, जो कि तेलंगाना, आज का आंध्रा और महाराष्ट्र के क्षेत्र लेगा, आज वाला, ठीक है। मॉडर्न समय का जो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा का समय होगा वहीं पे अशमक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो एक साउथ में था, ये सवाल भी बनता है, और 15 थे नॉर्थ में नर्मदा के, और सबसे अधिक जो महाजनपद होंगे वो गंगा वैली में होंगे, गंगा घाटी में होंगे, ठीक है, गंगा के प्लेन में होंगे। आप देखिए कि मगध की राजधानी हाँ राजगिरी थी, फिर पाटलिपुत्र भी बनी, ये सब गंगा नदी के किनारे मगध का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। तो और भी नदियां थी, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि गंगा वैली में सबसे ज्यादा महाजनपद था। तो आपके लिए सवाल ये बनेगा कि सेकेंड अर्बेनाइजेशन जो है वो कहां पे, किस नदी के सहारे डेवलप हुआ, तो गंगा वैली, हाँ गंगा घाटी, गंगा नदी घाटी, गंगा घाटी, गंगा घाटी लिखिए या गंगा नदी घाटी लिखिए, हाँ, या गंगा वैली, गंगा रिवर वैली, आप इसको इंडस रिवर वैली आप कह सकते हैं, इंडस रिवर वैली, गंगा रिवर वैली, गंगा रिवर वैली, गंगा नदी घाटी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक सवाल बन गया। क्या पहला फेज आपने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, वैदिक पीरियड में आपको मैंने बताया था कि वैदिक पीरियड जो मिलेगा, हाँ वैदिक पीरियड 1500 से 600 बीसी तक का, तो ये पीरियड जो है, ये वैदिक पीरियड वाला टाइम यहां से डाउन होना शुरू होगा, क्लाइमेक्स पर पहुंचेगा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फिर डाउन होना शुरू होगा। ये बिल्कुल आर्यों का जो समय है और वैदिक पीरियड का 1500 से 600 बीसी वाला जो समय है, हाँ वो हो जाएगा रूरल, इनका अर्बन सिविलाइजेशन नहीं था, इनका देहाती सिविलाइजेशन था, और फिर बाद में 6th सेंचुरी बीसी से ये डेवलप होना शुरू होगा। यानी कि देखिए पहले आईबीसी, ठीक है, और आईबीसी के बाद हम पहुंचते हैं कहां, हम पहुंचेंगे वैदिक पीरियड, ठीक है, इंडस वैली से वैदिक। तो ये तो अर्बेनाइजेशन हुआ था, फर्स्ट अर्बेनाइजेशन है, ठीक है, ये फर्स्ट अर्बेनाइजेशन है, ये तो अर्बेनाइजेशन है ही नहीं, रूरल है वैदिक पीरियड। और फिर वैदिक पीरियड के बाद जब हम 6th सेंचुरी बीसी में आते हैं, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी यानी महाजनपद वाले पीरियड में आते हैं, तो यहां फिर आपको सेकंड अर्बेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब हम
आगे बहुत सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे। हाँ, कि सेकेंड अर्बेनाइजेशन के फैक्टर्स क्या क्या थे, रीजन क्या क्या थे सेकेंड अर्बेनाइजेशन के यानी द्वितीय नगरीकरण के उभरने के। ठीक है, तो आगे अभी हम बात करेंगे। इसे मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब देखिए सेकेंड अर्बेनाइजेशन, यहां पे मैं लिख रहा हूं सेकेंड अर्बेनाइजेशन। ठीक है, सेकेंड अर्बेनाइजेशन को एक टर्म दिया गया अर्बन रिवॉल्यूशन। अर्बन रिवॉल्यूशन यानी कि हिंदी वाले लिख लें नगरीय क्रांति। देखिए जनरली क्या होता है कि आपको किताबों में इस तरह का कहीं मिल जाए अलग बात है, लेकिन जनरली आपको एनसीईआरटी में या और भी किताबों में द्वितीय नगरीकरण करके कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। लेकिन ये सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी था। मैंने जब पढ़ाया था आपको महाजनपद पीरियड में भी मैं पहुंचा था, तो वहां मैंने बताया था कि 6th सेंचुरी बीसी में हमें तमाम एस्पेक्ट्स को देखना है और इसी में बुद्ध काल भी है। अब इसको खत्म करने के बाद हम लोग बुद्ध पीरियड में घुसेंगे। 6th सेंचुरी बीसी सारा है, तो इसके बाद हम बुद्ध को देखेंगे, फिर बाद में बुद्ध जैन को देखने के बाद हम चलेंगे बहुत बड़े साम्राज्य की तरफ, यानी कि मौर्य साम्राज्य की तरफ। ठीक है, तो अर्बन रिवॉल्यूशन यानी कि नगरीय क्रांति कहा था किसने? देखिए एक व्यक्ति है, ये वर्ड जो है, ये वर्ड किसने दिया? तो ये वर्ड दिया, समझ लीजिएगा, एक व्यक्ति है गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है ना, गॉर्डन चाइल्ड। तो गॉर्डन चाइल्ड की एक बुक है, ठीक है ना, इनकी एक बुक है, किसकी? गॉर्डन चाइल्ड की। और इस बुक का नाम है, इन्होंने रखा है द अर्बन रिवॉल्यूशन। नगरीय क्रांति। तो नगरीय क्रांति जो शब्द है वो किसने गढ़ा है, किसका दिया हुआ है? तो गॉर्डन चाइल्ड का। एक बुक है उनका द अर्बन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अर्बेनाइजेशन के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं। वो क्या क्या है, इसी बुक में कहा है। तो इस बुक में उन्होंने कहा है कुछ विशेष शर्तें हैं हाँ अर्बेनाइजेशन के लिए। क्या क्या है? अर्बन रिवॉल्यूशन कब हो सकता है, या नगरीकरण की संभावना कब कब हो सकती है, कब नगरीकरण कोई सभ्यता जो है नगरीकरण में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ इस किताब में, इसी बुक में कुछ कंडीशन रखे हैं। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर अर्बेनाइजेशन। ठीक है, अर्बेनाइजेशन के लिए कंडीशन है, क्या है? तो कंडीशन ये है, देखिए कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो अर्बेनाइजेशन के लिए इन्होंने कहा कि सबसे पहले एक रूलिंग क्लास होनी चाहिए। हिंदी में भी मैं बोलता चलूंगा रूलिंग क्लास, यानी कि शासक वर्ग। शासक वर्ग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, कंडीशन फॉर अर्बेनाइजेशन किस किताब में? द अर्बन रिवॉल्यूशन में। रूलिंग क्लास, उसके बाद रिलीजियस ग्रुप होना जरूरी है। रूलिंग क्लास, फिर ग्रुप और कंस्ट्रक्शन। कौन लिखा है मैंने, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन। कुछ धार्मिक समूह होने चाहिए और उस तरह के कुछ कंस्ट्रक्शन भी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको शिल्प व्यवसाय
क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स शिल्प और व्यवसाय डेवलप होना चाहिए, सब कंडीशन है। क्राफ्ट्स के बारे में इन्होंने कहा है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि आपको राइटिंग स्किल होनी चाहिए, लेखन कला का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ राइटिंग, राइटिंग की जानकारी होनी चाहिए। देखिए राइटिंग पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, एक एक शब्द लिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, राइटिंग की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, नगरीकरण के लिए आवश्यक है कि वहां के लोग जो हैं, जो समाज जो है, हाँ, उसका इन्वॉल्वमेंट कहां पे हो, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य भी होना चाहिए। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड का मतलब व्यापार। देखिए यहां पे छूट जाता है कई बार ना, कुछ चीजें मैं बोलने लगता हूं तो कई बार अगर कहीं छूटा हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य, ठीक है ना। उसके बाद और क्या होना चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, रेगुलर टैक्स होना चाहिए, करारोपण पद्धति होनी चाहिए, ठीक है ना, सिस्टमेटिक, ठीक है। तो टैक्स होना चाहिए, रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स सिस्टम। हाँ, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, नॉन एग्रीकल्चर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्व एक्टिविटीज, ठीक है, ये होना चाहिए। कुछ चीजें इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है। ट्रेड कॉमर्स हो गया, राइटिंग हो गया, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी होनी चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, मुद्रा का प्रचलन होना चाहिए, ठीक है, मुद्रा का प्रचलन होना चाहिए, मुद्रा, करेंसी, ठीक है। और आर्मी होनी चाहिए, यानी कि सैन्य संगठन होना चाहिए। तो देखिए यहां पे आपको समझना क्या है कि सेकेंड अर्बेनाइजेशन एक जो है, सेकंड अर्बेनाइजेशन को एक वर्ड दिया गया है, अर्बन रिवॉल्यूशन, नगरीय क्रांति का। हाँ, जिसे किसने दिया ये वर्ड, गॉर्डन चाइल्ड ने। किस बुक में, द अर्बन रिवॉल्यूशन में उनकी किताब है, और उसमें उन्होंने कंडीशंस दिए हैं अर्बेनाइजेशन के लिए, कुछ शर्तें दी हैं। क्या क्या होना चाहिए, एक शासक वर्ग होना चाहिए, रूलिंग क्लास होना चाहिए, धार्मिक समूह, रिलीजियस ग्रुप, और धार्मिक भवन होने चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कुछ, ठीक है। उसके बाद क्राफ्ट होना चाहिए, शिल्प होना चाहिए, लेखन ज्ञान यानी राइटिंग का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य होना चाहिए उस क्षेत्र में। टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, रेगुलर टैक्स, एक नियमित, ठीक है ना, और एक टैक्सेशन सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, द पीपुल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया शुड मस्ट बी इन्वॉल्व इन द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। कुछ ऐसे एक्टिविटीज में भी रहे जहां जो कि मतलब ऐसे क्षेत्र में भी काम करे लोग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो। उसके अलावा करेंसी होना चाहिए, ठीक है, करेंसी होना चाहिए, और आर्मी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, यही मैंने लिख दिया है। तो ऐसे कर लीजिए इसको, ये मैंने ऐसे लिख, एक तो ऐसे कर दिया, तो ऐसे कर दिया, ठीक है। हाँ, इसी में आप जोड़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक तो ये कंडीशन करेंसी होनी चाहिए, और दूसरा ये आर्मी होनी चाहिए, ठीक है। करेंसी एंड आर्मी में कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं, एंड आर्मी, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। तो इतनी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको ये जानना जरूरी है कि ये तो गॉर्डन चाइल्ड की कही हुई बातें हैं, ठीक है।
कि सेकेंड अर्बनाइजेशन को समझते हैं हम अगर, तो एक बात और जानते हैं कि सेकेंड अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो एक चीज मैं बताता हूं कि जब हम लेटर वैदिक पीरियड में थे तो वहीं से कुछ लक्षण दिखाई देने लगेंगे। लेटर वैदिक पीरियड में यही कुछ प्रोटो अर्बन, आद्य नगर दिखाई देने लगेंगे। मतलब पूरा अभी नगरीय व्यवस्था में नहीं है वो, लेकिन एक उनकी शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे नगर दो थे, ठीक है, प्रोटो अर्बन जो लेटर वैदिक पीरियड में, एक था कौशाम्बी और दूसरा हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर। तो ये नोट कर लीजिएगा। कुछ बातें और आप नोट कीजिए। अगर आप 6th सेंचुरी बीसी में देखेंगे, यहीं पे मैं लिख रहा हूं 6th सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे कि कुछ यहां पे, ये तो गंगा घाटी के सहारे हुआ, सेकेंड अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ। कैसे? गंगा के सहारे, यहां लिख सकते हैं, फिर आप लिख लीजिए गंगा रिवर वैली, ठीक है, ये गंगा रिवर वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां पे था? वो शहरी था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, तो वो सिंधु नदी के किनारे था। ये गंगा रिवर वैली में, गंगा नदी घाटी में। और यहां पर 6th सेंचुरी बीसी में कुछ आपको बुद्ध पीरियड में कुछ शहर डेवलप, कुछ टाउन मिलेंगे। ये 6th सेंचुरी पीरियड बुद्ध का समय है, तो यहां पे कुछ टाउन्स मिलेंगे, कुछ टाउन मिलेंगे, शहर मिलेंगे। और वो कौन से टाउन होंगे? देखिए, चंपा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ही मगध की राजधानी राजगिरी, राजगिरी या वो गिरिव्रज, और इसे कुशाग्रपुर के रूप में भी इसकी पहचान होती है। राजगिरी या गिरिव्रज, कुशाग्रपुर के रूप में इसकी पहचान होती है आज के समय में। उसके बाद आपको कौशाम्बी, श्रावस्ती, साकेत, ये सब लिख सकते हैं। कौशाम्बी, सांबी, कौशाम्बी, यहाँ पे ठीक है, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ठीक है, और आपको वाराणसी और साकेत, वाराणसी, साकेत, ठीक है। तो ये कुछ टाउन आपको सेकेंड अर्बनाइजेशन में, आपको बुद्ध पीरियड में 6th सेंचुरी बीसी में 6 टाउन भी आपको शुरुआती दौर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सेकेंड अर्बनाइजेशन में हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है? देखिए, हमने पूरा एक ये बना लिया, फ्लो चार्ट टाइप बना लिया। सेकेंड अर्बनाइजेशन में पहली बात आपको याद रखना है, अर्बन रिवॉल्यूशन का एक टर्म है, नगरीय क्रांति, ठीक है। ये शब्द जो दिया है गॉर्डन चाइल्ड ने दिया, किस बुक में दिया? ये बुक का नाम है, किस बुक में दिया? तो द अर्बन रिवॉल्यूशन। उसके बाद इन्होंने इस बुक में कुछ कंडीशन रखा है, शर्तें रखी हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या क्या शर्तें हैं? शासक वर्ग होना चाहिए, रूलिंग क्लास, ठीक है, धार्मिक समूह या रिलीजियस ग्रुप होना चाहिए, और कुछ कंस्ट्रक्शन भी होने चाहिए, भवन होने चाहिए उस तरह के, ठीक है, क्राफ्ट शिल्प होना चाहिए वहां पे, शिल्प व्यवसाय, ठीक है। उसके बाद लेखन कला, राइटिंग का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उस क्षेत्र में ट्रेड एंड कॉमर्स होना चाहिए, यानी कि व्यापार और वाणिज्य। रेगुलर एक टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए,
और इन्वॉल्वमेंट इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, आपको नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी यहाँ के लोगों को का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जो शहर के लिए जरूरी है, अर्बेनाइजेशन के लिए। उसके बाद दूसरी बात यहां देखिए कि हमने क्या बताया था कि पहले लेटर वैदिक पीरियड में प्रोटो अर्बन यानी कि आद्य नगर, प्रोटो अर्बन आद्य नगर आप लिख सकते हैं इसको, चाहे तो आद्य नगर। प्रोटो अर्बन टाउन्स मिलेंगे, तो ये जो है जैसे कि ये कौशाम्बी और हस्तिनापुर थे उस समय। हाँ, पूरी तरह से शहर के रूप में विकसित नहीं थे, लेकिन फिर भी ये दो शहर। कब? लेटर वैदिक पीरियड, और लेटर वैदिक पीरियड का टाइम कब से कब तक था? 1000 टू 600 बीसी तक का समय था। हाँ, और 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय पूर्व वैदिक काल। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आते हैं, इसके बाद हम इधर आएंगे सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज में। अगर हम देखेंगे तो सेकेंड अर्बेनाइजेशन जो है वो गंगा रिवर के सहारे, गंगा रिवर वैली के सहारे वो डेवलप हुआ। देखिए कब? 6th सेंचुरी बीसी में। और कुछ प्रमुख टाउन जो थे, 6 टाउन, चंपा ये अंग की राजधानी थी, राजगिरी मगध की राजधानी थी, कौशाम्बी ये वत्स की राजधानी थी, वैसे ही श्रावस्ती है, हाँ, वाराणसी है जो काशी की राजधानी थी, साकेत है। तो ये सब जो कुछ टाउन थे ये उभर के आए थे 6th सेंचुरी बीसी में, 6 टाउन। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल हमने सारी जानकारी दे दी। ये सवाल तो बनता ही बनता है एग्जामिनेशन में कई बार। किस नदी के किनारे डेवलप हुआ? गंगा रिवर। और किसके और किस समय में? तो 6th सेंचुरी बीसी में। ये सब तो नहीं, इससे तो सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रोटो अर्बन टाउन जो थे डेवलप हुए थे कब? आपको लेटर वैदिक फेज यानी लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल में, तो कौशाम्बी और हस्तिनापुर। बाकी ये हमने सारा देख लिया, तो अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, अब समझिएगा आगे। देखिए बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि ये जो सेकेंड अर्बेनाइजेशन है, द्वितीय नगरीकरण, ठीक है, इसके पीछे, इसके डेवलपमेंट के पीछे, हाँ, केवल जो रहा आयरन रहा, यानी कि लोहा। आपको पता है कि 6th सेंचुरी आते आते आपको वैसे तो उत्तर वैदिक काल में ही लोहे के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन व्यापक पैमाने पे 6th सेंचुरी बीसी में आपको होने लगेगा, उसके बाद और ज्यादा होगा। ठीक है, तो थोड़ी जानकारी आपको उत्तर वैदिक काल में हो जाती है आयरन की। तो आयरन की वजह से सेकेंड अर्बेनाइजेशन हाँ हुआ। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण हुआ। तो क्या सिर्फ आयरन की वजह से संभव है? बहुत सारे लोग मानते हैं। इसका रीजन ये मानते हैं ये लोग, क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं कि भाई आयरन से क्या हुआ। देखिए समझिएगा, एक तो एग्रीकल्चर, एजी लिख रहा हूं, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर में सहूलियत मिली। कैसे? आयरन का के हल से, लोहे के हल से, प्लो से, ठीक है, प्लो से, ठीक है, उससे क्या हुआ? डीप जुताई संभव हुआ। और डीप जुताई जब संभव हुआ तो उससे आपको, क्योंकि मिट्टी कड़ी हो जाती थी, गर्मी के दिनों में मिट्टी कड़ी हो गई, तो लोहे से उसकी गहन जुताई हो जाती थी। ठीक है, डीप प्लाविंग हो जाती थी। तो इससे एग्रीकल्चर को बहुत हेल्प मिला और इससे अतिरिक्त उत्पादन हुआ, ऐसा कहा जाता है। दूसरा क्या हुआ कि नगरीकरण के विकास में, द्वितीय नगरीकरण में के पीछे एक फैक्टर और रहा। क्या रहा वो? तो वनों की कटाई, वनों की कटाई, हाँ, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, वनों की कटाई। और ये वनों की कटाई कैसे हुई? कुल्हाड़ी से, एक्स,
कुल्हाड़ी से हुई। ठीक है, मैंने ये बताया था कि जब आप लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो जन से जब जनपद बनता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल में क्या था, एक जन है। ऋग वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई या पूर्व वैदिक काल में जन था, एक कबीला है जन, सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक इकाई। ये युद्ध नहीं लड़ते थे, किसके लिए, क्षेत्र के लिए। ठीक है, ये पूर्व वैदिक काल की बात है, हाँ, या ऋग वैदिक काल की बात करें, अर्ली वैदिक काल की। तो ये क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं करते थे, ये लड़ाई करते थे या तो ये जन एक क्या था, कबीला था, आर्यों का कबीला, अनार्यों का कबीला यहाँ पर। तो ये क्या करते थे कि अपने लोग जो उस ट्राइबल ग्रुप में हैं, हाँ, जो उस कबीले में हैं, उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे। वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी और पशुधन को बचाने के लिए, पशुधन की रक्षा के लिए और खासकर गायों के लिए। ऐसा कहा गया है कि उस समय की इन द अर्ली वैदिक पीरियड in the early Vedic period, wars were fought for the sake of the cows। क्यों, गायों के लिए, गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ जन जो है, जन क्षेत्र विस्तार के लिए नहीं लड़ेगा। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे, यानी कि 1000 से 600 बीसी के आसपास, पूर्व वैदिक काल 1500 टू 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल 1000 टू 600 बीसी। तो जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आएंगे, अब ये क्षेत्र के लिए जन लड़ाई करने लगेंगे। एक जन क्या करेगा कि यहां पर अटैक करेगा और इसको पूरा मिला लेगा, तो क्षेत्र का विस्तार हो गया। या कोई एक जन है, ठीक है, एक जन है, इसके आगे ये फॉरेस्ट है, तो ये लोहे के कुल्हाड़ी से इन जंगलों को साफ कर देगा और फिर इसको मिला देगा। फिर यहाँ वो जो भी करे, या तो एग्रीकल्चर करे या और कोई काम करे, तो इस तरह से क्षेत्र का विस्तार होगा। कोई ये जनपद भी बन गया, ये भी आगे अगर कोई फॉरेस्ट है तो इसको काट के और बड़ा करेगा अपना क्षेत्र। तो इस तरह से क्षेत्र विस्तार हो रहा था। तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, हाँ, वनों की कटाई से भी क्या हुआ, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि केवल आयरन, ओनली आयरन, ठीक है, यहां पर चाहे तो आप लिख सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ओनली आयरन। और तीसरी बात हुई कि आर्मी के लिए, युद्ध के लिए वेपन्स, अस्त्र शस्त्र बनाए गए। वेपन्स मतलब हथियार, ठीक है ना, हथियार ये बनाए गए लोहे से। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि केवल आयरन ही है जिसने हेल्प किया द्वितीय नगरीकरण के विकास में, ठीक है। लेकिन ये बातें सही नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ आयरन की वजह से ही होता तो फिर फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज कौन था? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला फेज था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो आयरन था ही नहीं। आपको मैं बताऊं कैसे कैसे चला। स्टोन एज, हाँ, ब्रॉन्ज एंड कॉपर यहां पर, और आयरन अब आया है। ये स्टोन एज था, फिर सिंधु घाटी में ब्रॉन्ज और कॉपर आया, हाँ, कहां से? और तांबा। और यहां पर आयरन है। आयरन कहां पे है? आयरन आपको स्टोन, ब्रॉन्ज और वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में आयरन आ गया था। तो इस तरह से अगर देखें तो अगर सिर्फ आयरन ही एक फैक्टर होता तब तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण रहता ही नहीं, होता ही नहीं। वो तो पूरी अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, शहरी सभ्यता थी। तो वो कैसे हो गया? वो तो तांबे और ब्रॉन्ज से ही हो गया, ठीक है ना। क्योंकि यहां आयरन आ गया था तो हम कह सकते हैं कि आयरन वॉज वन ऑफ द फैक्टर। कुछ लोगों का यह मानना है कि ओनली आयरन, लेकिन यह बात सही नहीं लगती। एग्रीकल्चर भी हुआ है, गहन जुताई हुई है, नो डाउट्स, किससे हेल्प मिला है, बट सम अदर फैक्टर्स, हाँ, को भी हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि इस बात को कहा है कौन, समझिएगा, सेकेंड अर्बनाइजेशन के लिए कुछ और फैक्टर्स की बात कही है। कुछ लोगों ने तो सिर्फ ओनली आयरन कहा है, लेकिन ये बात सही नहीं लगती। मैंने बताया क्यों? क्योंकि अगर ये होता तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमें देखने के लिए ही नहीं मिलता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में तो आयरन था ही नहीं, लोहा था ही नहीं, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, एक व्यक्ति हैं
डीके चक्रवर्ती आप डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं, बी से भी लिख सकते हैं। डी के चक्रवर्ती, इन्होंने 1992 एडी में एक बुक इनकी आती है, किताब आती है। बुक कौन सी है? द रोल ऑफ आयरन। लोहे की भूमिका, ठीक है, द रोल ऑफ आयरन। इसमें इन्होंने कहा है, क्या कहा है? आयरन was not the single reason behind second इन्होंने कहा है कि आयरन वॉज नॉट द सिंगल रीजन बिहाइंड सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज। केवल सेकेंड अर्बेनाइजेशन के लिए आयरन ही, लोहा ही एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि कुछ और फैक्टर्स हैं, ठीक है। और वो फैक्टर्स कुछ टेक्निकल भी फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, वो कुछ टेक्निकल फैक्टर्स हैं। तो इन्होंने ये भी कहा कि कुछ और फैक्टर्स हैं। तो इन्होंने क्या कहा? आयरन वॉज नॉट the single reason behind second urbanization phase or some other factors phase, but there were some other factors। और अगर हम some other factors की बात करें तो उसमें आपको कुछ तकनीकी डेवलपमेंट की बात भी हो सकती है, ठीक है, कुछ आर्थिक कारण है, कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं। तो वो अदर फैक्टर्स की बात ये कर रहे हैं। कौन? डीके चक्रवर्ती। याद रखिएगा कौन थे? डीके चक्रवर्ती। हाँ, कौन है? डीके चक्रवर्ती। तो डीके चक्रवर्ती का नाम याद रखिएगा। 1992 एडी में इन्होंने एक बुक लिखी और ये बुक का नाम है द रोल ऑफ आयरन। इसी में इन्होंने कहा आयरन वाज नॉट द सिंगल रीजन बिहाइंड सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज, बट देयर वर सम अदर फैक्टर्स आल्सो। तो वैसे भी हमने कहा कि कुछ लोग थे ओनली आयरन की बात कर रहे थे, लेकिन डीके चक्रवर्ती ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं और हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक रीजन हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, आपको सांस्कृतिक और धार्मिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। तो ये सब रीजन इन्होंने बताया कि ये सब कारण हो सकते हैं। तो हम इसको साबित भी करेंगे और देखेंगे भी कि कैसे कैसे और सब फैक्टर्स भी सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए, ये तो है ओनली आयरन की बात अगर हम करेंगे तो ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। अगर कभी आपको आ जाए एग्जामिनेशन में लिखने के लिए भी, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट जो मेन एग्जाम देंगे हिस्ट्री से, और कभी आ जाए कि कुछ लोगों का मानना है कि केवल और केवल आयरन ही या लोहा ही द्वितीय नगरीकरण के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, काटेंगे इस बात को। और काटेंगे कैसे? तो एक बात तो ये भी कहेंगे कि तो उन्होंने कहा है, और अभी हम देखेंगे सारे कारणों को, आर्थिक कारण को, और धार्मिक कारण को, राजनीतिक कारणों को अभी हम देखेंगे, तो आपको लग जाएगा कि नहीं, सिर्फ एक ही कारण नहीं था। और सबसे बड़ा प्रूफ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि मैं बार बार बता रहा हूं कि वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था और उस समय तो आयरन था ही नहीं, लोहा था ही नहीं, तो फिर कैसे डेवलप हुआ? यानी जरूर कोई ना कोई और रीजन भी थे,
ठीक है ना। वैसे ही यहाँ आयरन के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंस तो है ही, एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, ठीक है ना। आपको क्षेत्र विस्तार में बूस्ट मिलेगा, ठीक है। आर्मी स्ट्रांग होगी क्योंकि वेपन्स बनाने के लिए आपको हथियार बनाने में सहूलियत होगी। लेकिन केवल अगर हम कहें कि आयरन ही एक सिंगल रीजन है बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज, दैट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कारणों की कुछ अदर कारण जो है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, आइए देखते हैं आगे। अब हम कारणों पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो मैंने कहा कि अदर कारण भी है, एक तो आपको आयरन तो है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं जो रीजंस जो होंगे सेकेंड अर्बनाइजेशन के। तो कुछ रीजन को पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो इकोनॉमिक रीजन होगा, ठीक है। इकोनॉमिक के बाद आपको क्राफ्ट्स, ठीक है। आर्थिक कारण है, क्राफ्ट्स एंड नहीं, आर्थिक कारण में क्राफ्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक रीजन होगा, पॉलिटिकल होगा और कल्चरल एंड रिलीजियस होगा, एंड रिलीजियस होगा, ठीक है। तो ये तीन कारण मेनली आपको दिखाई देंगे। अब हम इकोनॉमिक रीजन की बात करें तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, उसके बाद बात करेंगे क्राफ्ट्स की, उसके बाद बात करेंगे कॉइन्स की, मुद्रा का प्रचलन, और उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की कर लेते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स की, और फिर हम बात कर लेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स, हाँ, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, कॉइन्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो इतनी चीजों की हमें बात करनी है। इकोनॉमी में कोई और फैक्टर अगर दिमाग में आएगा तो वो भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। बाकी राजनीतिक और कल्चरल एंड रिलीजियस जो है बहुत कम है, जो भी है आर्थिक रीजन में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो इसे हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर उठाएंगे, तो आइए इससे मैं मिटाता हूं। तो आर्थिक कारणों में सबसे पहले एग्रीकल्चर को हम देखते हैं, ठीक है। आर्थिक कारणों में इकोनॉमिक रीजन में सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर को, ठीक है। कृषि को देखते हैं, ठीक है। अब कृषि के लिए देखिए, एक तो बात हो ही गई, आयरन तो वन ऑफ द फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो हो गई एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में, सॉरी एग्रीकल्चर तो हमने लिख लिया है, एग्रीकल्चर तो एक तो हो गया आयरन, ठीक है, आयरन, और दूसरा हो गया कुछ टेक्निकल, यानी तकनीकी विकास भी कुछ हुआ। किन किन चीजों पर आप देखेंगे कि कुछ बदलाव हुए, कुछ तकनीकी विकास या कुछ और चीजें देखने को मिली। अदर फैक्टर्स आप लिख लो, अदर फैक्टर्स।
एक तो आयरन फैक्टर और उसके अलावा अदर फैक्टर। तो आयरन तो है ही, क्यों? तो आयरन, सीधी सी बात है, हमने बताया कि अतिरिक्त आयरन होगा तो लोहे के हल से, हाँ, प्लो से डीप प्लाविंग होगा, गहरी जुताई होगी, तो इससे अतिरिक्त उत्पादन में सहायता मिलेगा। अभी हम बात करेंगे, ठीक है, सारी चीजों को एक साथ हम लेंगे। पहले हम, ये तो आप जान ही चुके हैं, आयरन से क्या होगा, डीप यानी कि गहन जुताई होगी, ठीक है। तो जुताई अच्छी होगी तो नेचुरली फसल अच्छी होगी। हाँ, फसल अच्छी होगी तो आपके पास अतिरिक्त उत्पादन भी होगा। और भी फैक्टर्स हैं अतिरिक्त उत्पादन के जो कि हम देखने वाले हैं। देखिए, अब पहली बात कि पहला आप देखिएगा कि अदर फैक्टर्स में यहां लिखता हूं मैं, सबसे बड़ी बात कि पैडी यानी कि धान की खेती आपको बहुत अच्छी होती थी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, आपको मैं बताऊं कि पैडी के लिए, हाँ, पैडी की खेती आपको मिलेगी कहां पे, गड़गड़िया और पिपरहवा। मैं हिंदी में इसको लिखता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। गड़बेड़िया और पिपरहवा, ये जो है यहाँ पे धान की खेती मिलेगी, ठीक है, धान की खेती हुई है बहुत अच्छी, ठीक है। और कहा जाता है कि ये सब क्षेत्र जो था वो मिट्टी ऐसी थी और कुछ तकनीकी विकास भी हुए जिससे धान की अच्छी खेती हुई। और धान की, आयरन एक फैक्टर, देखिएगा कैसे ये सब फैक्टर बनेगा, अदर फैक्टर। अगर धान की खेती हुई तो यहां धान की खेती में कहते हैं कि 250% की बढ़ोतरी हुई, ग्रोथ होगी। हाँ, और कहते हैं कि जो धान था, ये जो पैडी है, पैडी को खाने से फर्टिलिटी रेट मतलब प्रजनन क्षमता मनुष्य की बढ़ जाती है। उस समय कहा जाता था फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन, इंसान की फर्टिलिटी जो उस समय है, वो मानव की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज करती थी। तो इससे क्या हुआ, ये जो फर्टिलिटी है, ठीक है, फर्टिलिटी से क्या हुआ कि हाँ, ये प्रजनन क्षमता में अगर वृद्धि होगी तो ये क्या होगा, ये पॉपुलेशन में भी वृद्धि होगी, पॉपुलेशन में भी बढ़ रहा है, डाउन नहीं हो रहा है, ये साइन है बढ़ने का। देखिए, अदर फैक्टर्स में पहला हमने पैडी लिखा, गड़बड़िया और पिपरहवा दो स्थान ऐसे हैं जहां पे चावल की अच्छी खेती होती थी, धान की, और कहा गया कि 250% इंक्रीज हुआ था उस समय चावल की खेती, 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में भी दिया हुआ है एक जगह, ब्रीही की चर्चा है, और सबसे बहुत अच्छे किस्म की ब्रीही चावल को बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा कि ब्रीही कहते थे चावल का। तो ब्रीही का एक टाइप बताया गया है पलासुक, पलासुक आप यहां पर लिख सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में चर्चा है किसकी, पलासुक,
पलासुख, और ये क्या है, हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, व्रीहि कहा जाता था। ठीक है, व्रीहि, व्रीहि की किस्म, ठीक है ना, व्रीहि की किस्म। गड़बेड़िया और पिपरवा 2 स्थान पे चावल की खेती बहुत अच्छी होती थी, 250% का ग्रोथ हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में जिक्र है पलासुख का, और पलासुख क्या है, व्रीहि की एक किस्म है। ठीक है, यानी चावल की ही एक किस्म है। ठीक है, व्रीहि चावल को कहते थे। तो फर्टिलिटी ऑफ वुमेन यहाँ पर, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। अब पॉपुलेशन देखिए, यहाँ पे पैडी खाने से माना जाता था कि फर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन, मानव की प्रजनन शक्ति बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन का ग्रोथ। और पॉपुलेशन का ग्रोथ का मतलब ये जो पॉपुलेशन होगा उस समय, आज के समय में तो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया। लेकिन उस समय जरूरत होती थी कृषि कार्यों के लिए। ठीक है, सेना में, आर्मी में लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग कारीगर, अलग अलग व्यवसाय के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन आपको देखिए, पॉपुलेशन की जरूरत कहां कहां पड़ेगी। देखिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फायदा कहां कहां होगा, ये होगा आपको आर्मी, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स। ठीक है, इन सब जगहों पे जरूरत पड़ेगी, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सब जगहों पे जरूरत पड़ेगी पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब यहां पॉजिटिव है। आर्मी में लोगों की जरूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर में, कृषि में, क्राफ्ट्स व्यवसाय में, शिल्प व्यवसाय में, ट्रेड और कॉमर्स में, और तमाम तरह के व्यवसाय थे, बढ़ई का, कारपेंटर का, ब्लैक स्मिथ का, लोहार का, कुम्हार का, पोर्टर जो होते हैं उनका। तो इस तरह से बहुत सारे व्यवसाय आए थे उभर के। तो उन व्यवसाय के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सिर्फ लोहे की वजह से नहीं, एक तो लोहा एक फैक्टर हो गया, क्योंकि फैक्टर क्या हुआ लोहा से, गहन जुताई, आप कहेंगे गहन जुताई एक फैक्टर, ELOUGHIH, गहन जुताई। उसके अलावा देखिए यहां पर एक तो पैडी की बात हो गई, पाणिनि, महापद्मनंद, नंद वंश में मगध साम्राज्य हमने पढ़ा था, मगध डायनेस्टी। तो उसमें संस्थापक महानंदनी, उसके बाद महापद्मनंद और तब घनानंद। तो महापद्मनंद के समकालीन थे पाणिनि, और इनकी एक व्याकरणचार्य थे, ग्रामेरियन थे, और इन्होंने एक बुक लिखी अष्टधाई। इसी तरह से पातंजलि ने एक किताब लिखी है महाभाष्य, इसी पे टीका है, अष्टधाई पे ही टीका है, याद रखिएगा। और वैसे ही एक और ग्रामेरियन है कात्यायन, जिन्होंने लिखी वर्तिका। तो उन तीनों को मुनि त्रयी कहा जाता है। मैं कई बार इस पे एक वीडियो भी बना चुका हूं। पाणिनि को, पातंजलि को और कात्यायन को मुनि त्रयी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अष्टधाई, तो अष्टधाई में क्या है कि अष्टधाई में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही गई है, उपाय। इसमें टेक्निक की बात है, टेक्निक टू, ऐसे लिख देता हूं, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, टेक्निक टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अष्टधाई में बताया गया है पाणिनि। तो देखिए कई कारण है, यहां टेक्निक बताई गई है, उपाय बताए गए हैं कि कैसे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको ये मैंने बता दिया
हाँ, तो देखिए ये कारण क्या हो गए, समझ लीजिए। इकोनॉमिक रीजन में पहला मैंने एग्रीकल्चर बताया, अभी और भी चीजें देखेंगे। हाँ, पहला रीजन एग्रीकल्चर। तो एक तो आयरन था ही, केवल आयरन नहीं था, पहले हमने चर्चा किया था, ठीक है। तो डीके चक्रवर्ती ने क्या कहा, केवल आयरन नहीं हो सकता, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आयरन तो था, इससे डीप प्लाविंग होगी, डीप प्लाविंग से क्या हुआ, गहन जुताई हुई, तो नेचुरली फसल में बढ़ोतरी होगी। आयरन वाज वन ऑफ द फैक्टर। अदर फैक्टर्स में देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर में कि आपको पैडी की खेती, धान की खेती गड़बेड़िया के प्रभाव में देखा गया। हाँ, 250% का वहां ग्रोथ देखा गया। बहुत अच्छे किस्म की एक व्रीहि की किस्म पलासुक की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है। अच्छा, अब कहा गया उस समय माना जाता था कि फर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन ग्रो करती है, इससे फर्टिलिटी बढ़ती है, हाँ, प्रजनन शक्ति बढ़ती है। तो प्रजनन शक्ति बढ़ती है तो यहां से पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा, और उस समय पॉपुलेशन का ग्रोथ अच्छा माना जाता था, क्योंकि इस समय उतनी जनसंख्या नहीं थी, तो काम करने के लिए, युद्ध के लिए सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, खेतों में काम करने के लिए, शिल्प के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, और भी तमाम तरह के व्यवसाय जो हैं उनके लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो पॉपुलेशन से बहुत फायदा हुआ, ठीक है। पाणिनि की बुक अष्टधाई में भी कहा गया क्या कि टेक्निक बताई गई है, उपाय बताए गए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो देखिए ये सब जो रीजन होंगे, अब इतने रीजन हो गए, एक आयरन हो गया और बाकी ये भी हो गए, तो इससे क्या होगा, देखिए ये जो दोनों रीजन हो गए, ये पूरा, ये दोनों जो रीजन हो गए, ये आयरन और ये अदर फैक्टर्स जो होंगे, तो ये क्या करेंगे, सरप्लस प्रोडक्शन होगा फिर इससे, ठीक है। पाणिनि भी तो उपाय बता रहे हैं, तो इन सब का इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। और एक जगह हाँ, एक चीज और इसमें नोट कर लीजिए, यही इसके अलावा मैं यहां लिख रहा हूं कृषि पंचांग, एग्रीकल्चरल कैलेंडर, यहीं पे लिख रहा हूं अदर फैक्टर्स में। अब कल्चरल कैलेंडर में आपको 5 मौसम, वेदर लिख लीजिए, मौसम, 27 नक्षत्र, को ही इंग्लिश में भी नक्षत्र लिख सकते हैं, ऐसे हिंदी में नक्षत्र लिखते हैं। तो इसके अनुसार खेती की बात कही गई है। इसमें 5 मौसम और 27 नक्षत्रों को देखकर किस किस तरह के फसल लगाए जा सकते हैं, ये एग्रीकल्चरल कैलेंडर या कृषि पंचांग, आपको आप कहेंगे कृषि पंचांग, आल्मनैक भी बोलते हैं उसको, ठीक है, पंचांग को, या आप एग्रीकल्चरल कैलेंडर कह लें। तो ये 5 मौसम की चर्चा है, 27 नक्षत्रों की चर्चा, इनको देख के कैसे फसल जो है वो उगाई जाएगी, ये बात थी, ठीक है। अच्छा, एक और है, एक और चीज आप देखिए, ये तो आपने समझ लिया यहां पर, ठीक है, ये भी समझ लिया ना, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, ये आयरन डीप प्लाविंग तो समझ लिया, थोड़ा सा लिखूंगा मैं यहां पर, ये समझ ही लिया, डीप प्लाविंग सरप्लस प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो अब यहां पर एक और फैक्टर लिखना है मुझे अदर फैक्टर्स में, देखिए कि पाली और प्राकृत ग्रंथ है, ठीक है। देखिएगा, पाली और प्राकृत, ये बौद्ध ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है, ठीक है। पाली और प्राकृत टेक्स्ट हैं, इसमें आपको यूज ऑफ फर्टिलाइजर की बात कही गई है, यानी कि खादों के प्रयोग की बात है, खादों के प्रयोग की बात है। तो देख लीजिए कितनी चीजें हो गई, हमने देखा पहला तो आयरन है, डीप प्लाविंग की बात हमने की थी, ठीक है। उसके बाद अदर फैक्टर्स में
पहले तो मैंने बताया कि चावल की अच्छी खेती होती थी, 250% ग्रोथ हो गया था। चावल के फसल की जो ग्रोथ हुई थी वो 250% हुई थी। सोचिए कितना ज्यादा था। ठीक है, गड़बेड़िया और पिपरहवा में 2 स्थान पे चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और पैडी जो है यानी धान, इसी को चावल कहते हैं, भूसी से निकल जाएगा तो चावल हो जाएगा धान। सतपथ ब्राह्मण में पलासुक नाम के एक व्रीहि के किस्म की चर्चा है, टाइप्स ऑफ व्रीहि, व्रीहि चावल को कहते थे, तो पलासुक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए, पैडी खाने से, कहते थे चावल खाने से फर्टिलिटी बढ़ती है, प्रजनन शक्ति बढ़ती है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, और पॉपुलेशन से आर्मी, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, ट्रेड, कॉमर्स, तमाम चीजों में हेल्प मिलेगा। ठीक है, पाणिनि की किताब अष्टधाई में कैसे कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए इसके उपाय बताए गए हैं। उसी तरह से अगर पंचांग है, एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, ठीक है, एग्रीकल्चरल कैलेंडर यानी कि कृषि पंचांग आप इसको हिंदी में कहिएगा। 5 मौसमों की चर्चा है, वेदर की चर्चा है, और 27 नक्षत्रों की चर्चा है। तो इनके आधार पे खेती की जाती थी, बताया गया है कुछ कि कैसे खेती की जाएगी। हाँ, उसके अलावा पाली और प्राकृत टेक्स्ट है, ये पाली, हाँ, बौद्ध टेक्स्ट है, प्राकृत जैन टेक्स्ट है। तो इसमें बताया गया है बहुत सारे पाली और प्राकृत टेक्स्ट में, ग्रंथों में, फर्टिलाइजर यानी खादों के प्रयोग के बारे में। तो सोचिए, आयरन के अलावा अदर फैक्टर्स एग्रीकल्चर में बहुत सारे आपने देखे। तो इससे क्या था, देखिए ये सब समझ लिया आपने, तो ये मैं मिटा रहा हूं, फिर यहां पे इसका मैं बताऊंगा कि इस सबसे क्या होगा, अतिरिक्त उत्पादन होगा। ठीक है, तो देखिए एक्सक्यूज मी, ये मैं मिटा रहा हूं। अब जो तमाम चीजें हमने पढ़ ली यहां पर, ये अदर फैक्टर्स आपने देख लिए और आयरन देख लिया, तो यहां पर इन दोनों से क्या होगा देख लीजिए। हमने फैक्टर्स देखा, क्या क्या चीजें हुई, यानी कि इन दोनों से आयरन और अदर फैक्टर्स अगर मिला लिया जाए, देखिए ये आयरन है और अदर फैक्टर्स, ठीक है, आयरन और अदर फैक्टर्स, इसको मिला लिया गया। तो अब हमने सारा देख लिया, इससे डीप प्लानिंग, इससे बहुत सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, खादों के प्रयोग के बारे में बताया गया, पाणिनि ने अष्टधाई में बताया क्या कि हाउ टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। पैडी खाने से यानी धान खाने से, चावल खाने से प्रजनन क्षमता में विकास की बात कही गई है। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तमाम चीजें अदर फैक्टर्स में आ जाएंगी, और ये आयरन। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इन सब से देखिए, आयरन तो एक फैक्टर था, हम नहीं कह सकते कि केवल आयरन ही था, यहां हमने दूसरे फैक्टर्स को भी देख लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इन सब कारण से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, वही फैक्टर जो अभी हमने चर्चा की है उसी के बारे में लिख रहे हैं, वहीं पे अगर आपका पेज बड़ा हो तो वहीं पे ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन। अब सरप्लस प्रोडक्शन अगर होगा तो देखिए क्या होगा, एक तो फूड सप्लाई, हाँ, फूड सप्लाई अच्छा हो पाएगा। कहा जाए सरप्लस प्रोडक्शन है तो फूड सप्लाई, तो लोगों का पेट भरा होगा। ठीक है, तो फूड सप्लाई अगर लोगों का पेट भरा होगा तो फूड सप्लाई अगर आपको, अगर फूड सप्लाई अच्छे ढंग से हो रहा है, लोगों का पेट भरा हुआ है, तो अगर, तो क्या होगा, फूड सप्लाई अच्छा होगा तो इससे क्या होगा, देखिए इससे आपको अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप खुश रहेंगे, और आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, जो एक्सपर्टाइज है, जिसकी योग्यता आप में है, तो फिर अगर पेट भरा ही नहीं होगा तो आप कहां से अपनी योग्यता पे काम करेंगे। लेकिन अगर आपका पेट भरा है, फूड सप्लाई अच्छी है, हाँ, गुड फूड सप्लाई, सरप्लस फूड सप्लाई यहां पे लिखता हूं मैं, सरप्लस प्रोडक्शन है तो सरप्लस
सरप्लस फूड सप्लाई, यानी कि अगर पेट भरा हुआ है अच्छे से तो फिर आपका जो टैलेंट है, टैलेंट वो भी ग्रो करेगा, और टैलेंट ग्रो करेगा तो आपका जो एक्सपर्टाइज है, यानी कि टैलेंट जिस चीज के लिए है, एक्सपर्टाइज है, एक्सपर्ट या स्किल जो है, आपका जो स्किल है या एक्सपर्टाइज है, स्किल, टैलेंट डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, यानी आपका स्किल ग्रो करेगा। यानी कि इससे क्या होगा, अगर टैलेंट ग्रो कर रहा है, स्किल ग्रो कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये क्राफ्ट्स, ठीक है, इससे मदद मिलेगी। किससे, अगर आप कोई विशेष काम करते हैं, किसी विशेष शिल्प में आपका टैलेंट है और वो टैलेंट आपका उभर के आ रहा है, तो क्राफ्ट तो डेवलप हुआ ही आपका, हाँ, क्राफ्ट्स तो डेवलप हुए ही, प्लस इससे क्या हुआ, ये क्राफ्ट्स कहाँ इस्तेमाल होंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इस्तेमाल होंगे। जब आप बनाएंगे क्राफ्ट्स को तो उसका व्यापार भी होगा उनका। तो ये देखिए क्या चीजें हो रही हैं, सरप्लस फूड सप्लाई होगा तो टैलेंट आपका नहीं, पेट भरा होगा, आपका टैलेंट आपकी योग्यता के अनुसार उभर के आएगा। एक एक शब्द से बनाइएगा। देखिए नोट्स भी बनाते हैं ना, तो होता क्या है, लिखने का तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो भी लिखना होगा, लेकिन नोट्स बनाते हैं तो एक एक वर्ड में आपको सिंबॉलिक नोट्स बनाया कीजिए, ताकि आप जल्दी पढ़ लें उसको, एग्जाम के समय भी जल्दी देख लें, ठीक है। तो ये स्किल डेवलप करेगा, क्राफ्ट्स और ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप देखेंगे, दूसरी बात, एक तो ये हो गई, सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, दूसरा एक और चीज होगा, देखिए यहां पे एक तो सरप्लस प्रोडक्शन होगा और दूसरा टैक्स। अगर सरप्लस प्रोडक्शन है तो सरप्लस प्रोडक्शन से यहीं पे लिख दीजिए, अतिरिक्त उत्पादन से टैक्स यहीं से आएगा, ठीक है। टैक्स रेगुलर हो जाएगा, सरप्लस प्रोडक्शन है तो टैक्स अच्छा मिलेगा आपको। तो टैक्स अच्छा मिलेगा तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोगों को रख सकते हैं, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि जिसको भी आप रखेंगे काम पे उनको तो सैलरी देना पड़ेगा, तो सैलरी कहां से देंगे आप, टैक्स से ही तो देंगे। सरप्लस प्रोडक्शन है तो टैक्स भी आपको अच्छा मिलेगा, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा, एडमिन लिख रहा हूं मैं, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होगी, प्लस आपको, आप अगर सेना रखते हैं तो सेना में जो भी इंप्लॉई होंगे, हाँ, जो भी लोग काम करेंगे, जो भी सैनिक होंगे, उनको भी तो आप सैलरी देंगे, प्लस उनके लिए हथियारों की व्यवस्था और भी तमाम तरह की चीजों की व्यवस्था करनी होगी, तो वो कहां से आएगा, वो टैक्स से आएगा। तो टैक्स अगर अच्छा है तो आर्मी भी आप मेंटेन करेंगे, अच्छा आर्मी। अब ये क्या करेगा, ये सरप्लस प्रोडक्शन, इतनी सारी चीजें अगर हो रही हैं तो ये क्या करेगा, ये अर्बेनाइजेशन को बढ़ावा देगा, ठीक है। सरप्लस प्रोडक्शन क्या होगा, सरप्लस प्रोडक्शन अर्बेनाइजेशन को बढ़ावा देगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो सरप्लस फूड सप्लाई भी रहेगा, लोगों का पेट भरा रहेगा, तो जब पेट भरा होगा तो आप अपनी योग्यता के अनुसार अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। टैलेंट अगर आप उभारेंगे, आपका स्किल और डेवलप होगा, तो आप अपना स्किल किधर लेके आएंगे, क्राफ्ट्स, आप क्राफ्ट्स बना सकते हैं, कोई और काम कर, शिल्प का कोई काम करेंगे तो शिल्प का व्यापार डेवलप हो सकता है। उसके अलावा टैक्सेशन आपका अच्छा होगा, टैक्सेशन अच्छा होगा, सरप्लस प्रोडक्शन से क्या हुआ, आपको टैक्स अच्छा मिला, टैक्स अच्छा मिला तो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। मान लीजिए आपको वहां पे पुलिस रखना है या और भी प्रशासनिक व्यवस्था है, हाँ, तो क्या करेंगे, कहां से सैलरी देंगे, हाँ, तो सैलरी टैक्स से ही तो जाएगा। आर्मी रखनी है तो सैलरी टैक्स से जाएगा। सारी व्यवस्थाएं एडमिन की और एडमिनिस्ट्रेशन की और सेना की, सैन्य संगठन की, टैक्स से ही तो होगी। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ग्रोथ में सहायता देगा, और इस तरह से ये सब चीजें जो हुई हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा मिला है। आप देखिए मैंने बताया कि गॉर्डन चाइल्ड ने क्या कहा, टैक्स भी होना चाहिए, आर्मी भी होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब चाहिए, एग्रीकल्चर अच्छी होनी चाहिए, सारी चीजें उन्होंने कही है गॉर्डन चाइल्ड ने, मैंने जो बातें लिखवाई है, अच्छा रूलिंग क्लास होना चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें कही हैं गॉर्डन चाइल्ड ने। तो सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे।
आइए अब इकोनॉमिक रीजन में दूसरा रीजन क्राफ्ट्स। पहले क्वाइंस देख लेते हैं, उसके बाद क्राफ्ट देखते हैं। पहला एग्रीकल्चर था, अब इकोनॉमिक रीजन में दूसरा जो है ये दूसरा रीजन है, दूसरा इकोनॉमिक रीजन है। पहला एग्रीकल्चर था, वहां 1 नंबर पॉइंट डाल दीजिएगा। पहला एग्रीकल्चर था और या ए बी सी कर दीजिएगा, उसको ए कर दीजिएगा, इसको बी कर दीजिएगा इकोनॉमिक रीजन में, क्योंकि फिर पॉलिटिकल रीजन भी आएंगे ना। तो इकोनॉमिक रीजन में अब देखते हैं हम कॉइन्स। कॉइन्स यानी कि मुद्रा। मुद्रा का प्रचलन भी कहा था किसने? गॉर्डन चाइल्ड ने। ये होना चाहिए, नगरीकरण के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम कॉइन्स की बात करें तो उस समय ये विनिमय के लिए यानी एक्सचेंज के लिए, ठीक है ना, विनिमय ट्रांजैक्शन के लिए, विनिमय के लिए, ठीक है। उस समय ये कौन से सिक्के थे? तो ये सिक्के थे आपको पंच मार्क्ड कॉइन्स, हाँ, जिन्हें हम कहते थे, हिंदी में कहते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के, आहत सिक्के, ठीक है। आहत सिक्के ये प्राचीनतम मतलब अर्लीस्ट 5th सेंचुरी। कब आए थे ये? 5th, याद रखिएगा ये एग्जाम में आ चुका है, कई पीसीएस एग्जाम में आ चुका है। 5th सेंचुरी बीसी में, ठीक है, आहत सिक्के आए थे। और ये जो सिक्के हैं ये प्राचीनतम थे, ठीक है। इनको कह दीजिएगा अर्लीस्ट कॉइन्स, अर्लीस्ट कॉइन्स। ये पंचमार्क थे, ठीक है। देखिए पंचमार्क इनको क्यों कहते थे कि देखिए इस तरह के सिक्के हैं, कुछ है इस तरह का, गोल है या जो भी है, ये जो सिक्के हैं इस पे ठप्पे होते थे, इंप्रेशन होता था, पंच मार दिया जाता था, ठीक है। पंच मारने का मतलब, ठप्पा मारने का मतलब, पंच मार दिया गया यानी कि घायल कर दिया गया। पंच का मतलब पंच मारा जाता है तो घायल कर दिया जाता है, ठीक है ना, किसी को पंच मारते हो आप। तो यहां पर भी ठप्पा लगाते थे या पंच करते थे, ठीक है। तो पंच करने का मतलब वो इंजर्ड हो गया, कोई चीज घायल हो गया, यानी कि वो आहत हो गया, इसलिए पंच मार्क्ड कॉइन्स को आहत सिक्के कहते हैं। कई जगह लोग सोचते होंगे कि आहत सिक्के क्यों कहते हैं, उसी से निकला है ये, ठीक है, कि इस पे पंच किया गया या हमने किसी को पंच मारा, तो पंच मारा तो सामने वाला घायल हो सकता है, किसी को मेरा पंच लग गया तो, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे ठप्पा लगाया गया, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूं ठप्पा, इंप्रेशन, यहां पे ठप्पे लगाए जाते थे, ठीक है। और इस पे किन किन चीजों का ठप्पा होता था? देखिए जो ठप्पे होंगे इस पे इंप्रेशन बनाए जाएंगे, किन किन चीजों का, तो ठप्पा लगाया जाएगा या फिर बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे इस पे ट्री होगा, पेड़ होंगे, फिश होगी, मछली हो सकती है, ठीक है, चंद्रमा हो सकता है इस तरह का अर्धचंद्राकार, ठीक है। उसके बाद टाइगर हो सकता है, ये इस शेप में हो सकता है मून, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है। एलिफेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें थी। तो कॉइन्स उस समय मुद्रा का प्रचलन हो चुका था और प्राचीनतम सिक्के जो थे वो पंचमार्क कॉइन्स थे। क्यों पंचमार्क कहते थे ये मैंने, या आहत सिक्के क्यों कहते थे मैंने बताया। हाँ, शब्द निकला है पंच मारा, घायल हो गया सामने वाला, ठीक है। यहाँ पे ठप्पा मारा या पंच मारा तो इसलिए कहा जाता था आहत सिक्के, ठीक है। और ये 5th सेंचुरी बीसी में अर्लीस्ट कॉइन्स है। इसके बाद सबसे पहले तो ये है, लेकिन अगर इसके बाद की बात की जाए, ठीक इसके बाद आफ्टर पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो आप ध्यान रखिएगा कि पाली और प्राकृत पाली प्राकृत ये बौद्ध और जैन टेक्स्ट है। पाली बौद्ध है, प्राकृत
जैन टेक्स्ट है, ठीक है, ग्रंथ है। तो इनमें चर्चा है किसकी? इनमें चर्चा है उसकी करशापन, सिक्के का नाम बताया गया है करशापन, ठीक है। करशापन में इंग्लिश में नहीं लिख के हिंदी में ही लिख देता हूं, करशापन, ठीक है। अगर इंग्लिश में तो ऐसे ही लिख लीजिए जैसे कर शापन, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में आपको फर्क पड़ सकता है। करशापन ये सिक्के थी आफ्टर पंचमार्क कॉइन्स। तो ये भी करशापन जो है क्या है, पाली और प्राकृत ग्रंथों में, यानी कि पाली और प्राकृत टेक्स्ट में, पाली हाँ बौद्ध टेक्स्ट है, प्राकृत जो है ये जैन टेक्स्ट है। तो ये क्या है, करशापन क्या है, ये कॉइन है, सिक्के। और ये दो तरह के सिक्के होते थे, एक होगा कॉपर तांबा और दूसरा होगा सिल्वर चांदी, तांबा चांदी, ठीक है। ये होता था, कहा जाता था कि ये भी लिख लीजिए 146 ग्रेन होता था, ग्रेन ये 146 ग्रेन का होता था, ये 180 ग्रेन का होता था सिल्वर वाला, ये 100 कुछ वेट होगा या कुछ उस तरह का इसका कुछ यूनिट होगा। तो कॉपर का सिक्का जो होता था तांबे का वो 146 ग्रेन का होता था और सिल्वर का होता था वो 180 ग्रेन का होता था, ये सिल्वर चांदी, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि अर्लीस्ट सिक्के कौन से थे, तो पंचमार्क कॉइन्स थे, ठीक है। देखिए अर्लीस्ट सिक्के, अर्लीस्ट कॉइन्स तो पंचमार्क कॉइन्स। और कब ये आए थे, तो 5th सेंचुरी बीसी, ध्यान दीजिएगा 5th सेंचुरी बीसी, ठीक है। इनको आहत सिक्के भी कहा जाता था, इन पे ठप्पे लगाए जाते थे और इन पे वो चित्र भी बनाए जाते थे, किसके, या तो कार्विंग करके बनाया जाएगा, ठीक है। तो इंस्क्राइब किया जाएगा एक तरह से, तो वहां पे ट्री, फिश, अर्धचंद्राकार मून बनाया जाएगा, मतलब टाइगर इस शेप में मून, टाइगर, एलिफेंट, बाघ और हाथी, ये सब उस पे तमाम तरह के जानवर, पेड़ पौधे, मछली, ये सब दिखाई देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई आया है आफ्टर पंचमार्क कॉइन्स, तो आफ्टर पंचमार्क कॉइन पाली और प्राकृत टेक्स्ट में यानी इन ग्रंथों में, ठीक है, करशापन नाम के कॉइन मिलेंगे आपको, इनकी चर्चा है करशापन। और ये तांबे के और सिल्वर के, हालांकि कहा गया कि बाद में और भी मेटल्स के बने हैं, और भी बहुत सारे आपको अलग अलग आपके मटेरियल के बने हैं ये, लेकिन मेनली आपको कॉपर और सिल्वर के। तो ये सबसे पहले पंचमार्क आहत सिक्के, उसके बाद करशापन। तो ये करशापन दिया, याद रखिएगा। समझ गए आहत सिक्के क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सी वाले पॉइंट पे, और वहां हम देखेंगे क्राफ्ट्स, ठीक है, क्राफ्ट्स। तो पहला इकोनॉमी था, ठीक है, तो इकोनॉमिक रीजन में सबसे पहले एग्रीकल्चर हमने देखा, फिर हमने क्राफ्ट्स देख लिया, कॉइन्स देख लिया, और अब हम देखेंगे सी में इकोनॉमिक रीजन क्राफ्ट्स यानी कि शिल्प, ठीक है। तो देखिए ये आपको जातक कथाएं हैं, हाँ जातक कथाएं, जातक कथाएं, जातक कथाएं क्या है ये, पहले ये समझिए, ठीक है। जातक कथाएं, देखिए जातक कथाओं में है क्या, हाँ यहां पे क्या है, द स्टोरीज ऑफ प्री बर्थ्स ऑफ महात्मा बुद्ध, हाँ महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानी है, कई बर्थ के, एक ही बर्थ के नहीं, पिछले जन्मों की कहानी, पिछले जन्मों की कहानी है, मतलब एक बार नहीं वो कई बार जन्म लिए होंगे ऐसा माना जाता है। तो
वो प्री बर्थ्स की कहानी है, पूर्व जन्मों की कहानी है जातक कथाओं में। जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे इन सब चीजों को। तो सिंपली अभी जानिए कि जातक कथा है क्या। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है इसमें, ठीक है, जातक कथा में। तो जातक कथा में पहला तो लिस्ट है। क्या लिस्ट है भाई? तो लिस्ट है आपको क्राफ्ट्स के कौन कौन से व्यवसाय हैं इसकी लिस्ट है, ठीक है। और उसके बाद यहीं पे चर्चा है गिल्ड्स, यानी कि हिंदी में कहेंगे श्रेणी, श्रेणी की चर्चा है, ठीक है। अब श्रेणी होती क्या है भाई, यहां पे समझिएगा। ये तो लिस्ट की चर्चा है, सूची है, हाँ। शिल्प व्यवसाय की एक सूची है, इसमें चर्चा है। और गिल्ड्स की चर्चा है। गिल्ड्स थे क्या, देखिए समझिए यहां पर। ग्रुप ऑफ पीपल involved in same occupation, ठीक है। एक ही व्यवसाय में इन्वॉल्व लोगों का समूह है, ठीक है, गिल्ड या श्रेणी। हाँ, यानी कि एक श्रेणी में जितने भी लोग, अलग अलग श्रेणियां होंगी, तो एक श्रेणी में जितने लोग हैं वो एक ही व्यवसाय से संबंधित होंगे, ठीक है, सेम ऑक्युपेशन से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब श्रेणी का काम क्या था, श्रेणी का समझ लीजिएगा। श्रेणी का वर्क अगर देखें, यहां लिखता हूं, इधर लिखता हूं, ठीक है, श्रेणी यही लिखता हूं मैं, ये श्रेणी का अगर हम वर्क देखें, तो वर्क में अगर हम देखेंगे तो समझ लीजिए, श्रेणी का अगर हम वर्क देखें, देखिए ऐसे लिखते हैं श्रेणी का वर्क। तो वर्क अगर हम देखें तो यूनिट ऑफ क्वाइन, ये क्या क्या करता था श्रेणी, यूनिट्स ऑफ या यूनिट ऑफ क्वाइंस। मुद्रा की इकाई क्या होगी, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद माप तौल यानी मेजरमेंट की इकाई, आप माप तौल लिख लीजिए, मेजरमेंट लिख लीजिए, माप तौल की इकाई क्या होगी, यानी कि मेजरमेंट, माप तौल, ठीक है ना, वो क्या होगी। उसके बाद वाट का मतलब क्या होगी, ठीक है ना। उसके बाद किसी भी वस्तु का प्राइस क्या होगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस, फिर लेबर चार्ज किसी भी काम का, ठीक है, लेबर चार्ज यानी कि मजदूरी, आप मजदूरी कह सकते हैं। प्राइस का मतलब कीमत, माप तौल की इकाई यानी कि मेजरमेंट का एक, जिसको कि तौलने वोलने के लिए, ठीक है, माप तौल की इकाई। तो इसका काम श्रेणी का ये था। वर्क क्या था, यूनिट ऑफ क्वाइंस क्या होगा, यानी कि मुद्रा की इकाई क्या होगी, माप तौल की इकाई क्या होगी, ये निर्धारित करेगा। प्राइस किसी वस्तु का कितना होगा, ठीक है, ये निर्धारित करेगा। लेबर चार्ज या मजदूरी कितनी होगी,
ये श्रेणी ही डिसाइड करते थे। ठीक है, अब इसके अलावा गिल्ड्स ही डिसाइड करेंगे, गिल्ड्स ही कहेंगे श्रेणी या गिल्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो और क्या होगा। हाँ, गिल्ड्स की अगर हम बात करें तो इसी गिल्ड में देखिए ये जो गिल्ड है, गिल्ड की गिल्ड का जो चीफ होगा, नॉर्मल गिल्ड का, उसको कहा जाएगा श्रेष्ठी। श्रेष्ठी मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूं, इसी को आप इंग्लिश में लिख लेंगे, इसी स्पेलिंग वही होगा, सेम लिख लेंगे, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। सब चूंकि ऐसे ही नाम ऐसे ही लिखा जाएगा तो इसलिए मैंने इसे हिंदी में ही लिख दिया। गिल्ड का जो चीफ होगा उसे कहेंगे श्रेष्ठी। ठीक है, और एक तो गिल्ड होगा, गिल्ड में अब किस किस तरह की गिल्ड हो सकती है, जो प्रोफेशन हो सकता है वो अलग अलग प्रोफेशन हो सकता है, समझ रहे हैं, वो अलग अलग प्रोफेशन होता है श्रेणी में। जैसे कि आपको क्या क्या हो सकता है श्रेणी में, देख लीजिए आप, कारपेंटर हो सकता है। ठीक है, बढ़ई हो सकता है, कारपेंटर का मतलब बढ़ई। ठीक है, उसके बाद लोहार, ब्लैक स्मिथ। ठीक है, पॉटर यानी कि कुम्हार। ठीक है, पॉटर। उसके बाद और भी थे, जैसे चर्मकार हो जाएंगे, पर्सन हाँ वाज इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ लेदर, चर्मकार होंगे, इत्र बनाने वाले लोग होंगे, जैसे परफ्यूम मेकर आप कह सकते हैं, परफ्यूम मेकर्स। तो ये जैसे एक बार कौशाम्बी के बारे में मैं बता रहा था, जहां गंधिकों के सिक्के मिले थे, तो ये गंधिक जो थे, ये गंधिक जो थे ये इत्र बनाने वाले लोग थे। तो ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशन होंगे, बढ़ई, हाँ, लोहार, कुम्हार, लोहार, कुम्हार, ये सब। ठीक है, अब गिल्ड के चीफ को श्रेष्ठी कहा जाएगा। नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कि ये कारपेंटर है, इसका अगर गिल्ड होगा तो ये श्रेष्ठी कहा जाएगा। लेकिन कोई व्यापारिक गिल्ड है, ट्रेड गिल्ड है, जैसे कि सामान को यहां से वहां ले जाना है, वो व्यापार में इन्वॉल्व है, तो ट्रेडर्स गिल्ड। ट्रेडर्स गिल्ड का जो चीफ होगा, ट्रेडर्स गिल्ड का चीफ अगर है, प्रमुख हो जो है, उसको क्या कहा जाएगा, साथवा। ठीक है, उसको कहा जाएगा, इसका जो चीफ है इसे कहा जाएगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं साथवा, ऐसे ही आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा इसको, SARTHWAH या VH। हिंदी में लिखने का मतलब है कि आप जिसको भी अंग्रेजी में लिखना होगा ऐसे ही लिख लेगा। ठीक है, उसके अलावा जो आपको बड़ी व्यापारिक श्रेणी है, ठीक है, बड़ी व्यापारिक श्रेणी, लार्ज गिल्ड ऑफ, लार्ज गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स, तो इसको कहा जाएगा लार्ज गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स के जो चीफ होंगे इनको कहा जाएगा, प्रमुख को महाश्रेष्ठी,
ठीक है। गिल्ड के नॉर्मल गिल्ड जो है, मान लीजिए कि बढ़ई का गिल्ड है, यानी कारपेंटर का या लोहार का या कुम्हार का, तो उसके चीफ को श्रेष्ठी कहा जाएगा। हाँ, जो बड़ा गिल्ड होगा, हाँ जो बहुत बड़ा होगा, लार्ज गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों का जो बड़ा है, उसके प्रमुख को, चीफ को कहा जाएगा महाश्रेष्ठी। लेकिन अगर ये नॉर्मल है तो, लेकिन ट्रेडर्स गिल्ड को करके चीफ को कहा जाएगा सारथवा। ठीक है, नॉर्मल ट्रेडर्स की गिल्ड और एक बड़ा ट्रेडर गिल्ड साइज होता होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। उसके बाद ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन सेम ऑक्यूपेशन, गिल्ड का मतलब, ये मैं यहां से हटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा गिल्ड का मतलब क्या होता है, ताकि मैं इसे लिख सकूं। एक चीज और है, तो यही कहीं मैनेज कर देता हूं मैं। एक तो ये हो गया, आपको मैं यहां पहले लिख देता हूं। ये है, अगर कोई पर्सन है, पर्सन हु सेटल्स पर्सन, कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन टू सेटल डिस्प्यूट्स। देखिए मैंने लिखा पर्सन टू सेटल डिस्प्यूट्स। ये डिस्प्यूट अगर दो या दो से अधिक गिल्ड्स के बीच या श्रेणियों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है, अगर कोई विवाद हो जाए किसमें, श्रेणियों के बीच, आप यहां लिख सकते हैं। ठीक है, पर्सन टू सेटल डिस्प्यूट्स एमॉन्ग गिल्ड्स, तो इसको कहा जाएगा भंडारागारिका। ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिख दिया। देखिए अब यहां पे आपको समझना है। पहली बात, सी में हमने इकोनॉमिक रीजन में क्राफ्ट के बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो जातक कथा है। जातक कथा क्या है भाई, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथाओं में होती है। जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे। इन जातक कथाओं में एक सूची मिली है, लिस्ट मिली है, ऑक्यूपेशन ऑफ क्राफ्ट्स, शिल्प व्यवसाय की एक सूची मिली है। दूसरा, गिल्ड के बारे में चर्चा है, यानी श्रेणियों के बारे में चर्चा है। श्रेणी क्या होती थी, ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन सेम ऑक्यूपेशन, एक ही व्यवसाय में लगे लोग जब एक समूह में होते थे तो उनको कहा जाता था श्रेणी या गिल्ड। गिल्ड इस तरह की कई तरह के, जैसे कारपेंटर की गिल्ड हो गई, ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कुम्हार, बड़े बड़े ट्रेडर्स की तमाम तरह की गिल्ड हो गई। ये एक एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझिएगा, गिल्ड के चीफ को, नॉर्मल गिल्ड है, अगर नॉर्मल गिल्ड जैसे किसी बढ़ई का कोई गिल्ड हो गया या लोहार का हो गया तो इसको श्रेष्ठी कहा जाएगा, इसके प्रमुख को, चीफ को। ठीक है, लेकिन अगर व्यापारियों का, वैसे व्यापारी जो कि सामानों का व्यापार करते हैं एक से दूसरे जगह पर, ठीक है, ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो ऐसे व्यापारियों के चीफ को, प्रमुख को कहा जाएगा सारथवा। ठीक है, और बड़े बड़े गिल्ड भी होते थे व्यापारियों के, बड़े बड़े। हाँ, एक तो नॉर्मल गिल्ड होगा, मतलब मान लीजिए कि 4-5 व्यापारी हैं, वो सामान एक से दूसरे जगह ले जाते हैं, एक से दूसरे जगह बड़ा ट्रेड कर रहे हैं, कोई गुड का, किसी गुड्स का, किसी भी सामान का, तो वहां पे अगर वो कर रहे हैं ट्रेडिंग का काम, तो उनके चीफ को, प्रमुख को सारथवा कहा जाएगा। लेकिन अगर लार्ज गिल्ड है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा गिल्ड है, तो महाश्रेष्ठी कहा जाएगा। उसी तरह से अगर पर्सन टू सेटल डिस्प्यूट्स एमॉन्ग गिल्ड्स, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा आपको तो मैं बोल रहा हूं, पर्सन टू सेटल डिस्प्यूट्स एमॉन्ग गिल्ड्स, वो व्यक्ति जो एक या
ज्यादा गिल्ड के बीच कोई विवाद हो जाए, यानी श्रेणियों के बीच कोई विवाद हो जाए, तो जिसका सुलझाने का काम है, जो सुलझाएगा विवाद को श्रेणियों के बीच में, उसे भंडारा गारिका कहते थे। भंडारा गारिका, ठीक है, भंडारा गारिका। ये देखिए, भंडारा गारिका। भंडारा गारिका। तो ये हमने गिल्ड को भी समझ लिया, गिल्ड क्या है भाई, तो एक ही समूह में, हाँ, एक ही व्यवसाय से जुड़े जो भी लोग हैं, एक समूह में एक व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, तो वो उनको गिल्ड कहेंगे। बढ़इयों की अलग होगी, यानी कारपेंटर्स की अलग होगी, गिल्ड कुम्हारों की अलग होगी, पॉटर्स की, हाँ, ब्लैक स्मिथ्स लोहारों की गिल्ड अलग हो सकती है, बड़े बड़े व्यापारियों की गिल्ड अलग होगी। तो ऐसे ऐसे आप समझ लीजिए कि गिल्ड के बारे में मैंने क्या बताया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने गिल्ड भी देख लिया, थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमी का लास्ट पॉइंट है, देखिए सारा चीज है ना, गोल्डन चाइल्ड ने कहा है, कॉइन्स के बारे में भी कहा था, हाँ, तो पंचमार्क कॉइन्स के, क्राफ्ट्स के बारे में भी कहा था कि क्राफ्ट्स होना चाहिए, हाँ, एक कंडीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्राफ्ट्स, आपको रूलिंग क्लास, कॉइन्स, हाँ, और आपको यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स भी होना चाहिए। तो ये वही पे, ये डी पॉइंट डी है, पहला जो इकोनॉमिक रीजन है उसमें पॉइंट डी है, और इसमें है ट्रेड एंड कॉमर्स, पॉइंट डी जो है ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए, अब ट्रेड एंड कॉमर्स में बस आपको कुछ ज्यादा नहीं समझना है, यहाँ पर कुछ सी पोर्ट थे, तो इससे पता चलता है कि उस समय 6th सेंचुरी बीसी में व्यापार होता था। गॉर्डन चाइल्ड ने क्या कहा कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी होना चाहिए, तो सी पोर्ट से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, जैसे आपको ताम्र लिपि, उसी तरह से आपको भड़ोच, जिसे कहा जाता था भृगु कक्ष, और भृगु कक्ष या वेरी गाजा, ठीक है, वेरी गाजा, भड़ोच, भृगु कक्ष, कहीं कहीं भारू कक्ष भी मिलेगा, वेरी गाजा, ताम्रलिपि, ये सब सीपोर्ट थे, और सोपारा। गोल्डन चाइल्ड ने क्या कहा, रूलिंग क्लास होना चाहिए। गोल्डन चाइल्ड ने क्या कहा, आपको मुद्रा होनी चाहिए, मुद्रा देख लिया। गोल्डन चाइल्ड ने क्या कहा, आर्मी होनी चाहिए, हमने आर्मी की चर्चा की, एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड कॉमर्स से कैसे आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और बहुत सारी चीजों का हमने, गोल्डन चाइल्ड ने कहा क्राफ्ट होना चाहिए, ट्रेड एंड कॉमर्स होना चाहिए, सब कुछ आ रहा है, देखिए सब कुछ मिलेगा। अब देखिए ताम्रलिपि कहाँ पे, बंगाल, ये जो है गुजरात, और सोपारा महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये चीजें थी, ये आप ध्यान रखिए। उसके अलावा एक बावेरु जातक, ठीक है ना, बावेरु जातक, ये क्या है, ये एक बुक है, किताब है, ठीक है ना। तो यहां इस बुक में एक चर्चा मिलती है, क्या,
इस बुक में चर्चा है किस चीज की, कि पीकॉक, मोर, पीकॉक एंड क्रो, ऐसे लिखिए, एक्सपोर्ट ऑफ एंड क्रो टू वेस्ट एशिया। देखिए, बावेरु जातक एक बुक है, उसमें यह चर्चा मिलती है कि एक्सपोर्ट ऑफ पीकॉक एंड क्रो टू वेस्ट एशिया। पीकॉक मतलब मोर, मोर और क्रो कौवा, कौवा और मोर का निर्यात होता था कहां, पश्चिम एशिया में। तो ये देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी सी पोर्ट तो थे ही, ठीक है। बंगाल में ताम्रलिपि या कहीं कहीं ताम्रलिप्ति भी देता है, गुजरात में भड़ौच, भृगुपक्ष या वेरीगाजा, महाराष्ट्र में सोपारा, ठीक है। तो इन सब के साक्ष्य हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि भाई ये सब चीजें चाहिए, ट्रेड एंड कॉमर्स भी चाहिए, क्राफ्ट भी चाहिए, रूलिंग क्लास भी चाहिए, कॉइन्स भी चाहिए, आर्मी भी चाहिए, सारी चीजें, तो वो सब चीजें हैं, ठीक है। तो हम देख ही रहे हैं, इसे मिटाता हूं। और अब हम दूसरे रीजन, ये तो सारा इकोनॉमी का चल रहा था ना, इकोनॉमिक फैक्टर चल रहा था। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल फैक्टर को, ठीक है। आइए, अब हमने आर्थिक देख लिया था ना, पूरा आर्थिक खत्म हो गया। अब पॉलिटिकल बहुत थोड़ा सा इसमें, ये दूसरा पॉइंट, पॉलिटिकल रीजंस या फैक्टर्स। देखिए पॉलिटिकल फैक्टर्स में पहली बात, किंग्स यानी राजाओं ने क्या बनाए, आप ऐसे लिखिए, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड कैपिटल्स बाय किंग्स, प्रशासनिक नगर और राजधानियां बसाई गई किसके द्वारा, राजाओं के द्वारा, वो भी फैक्टर आ गया। रूलिंग क्लास होना चाहिए, गॉर्डन चाइल्ड ने कहा, तो रूलिंग क्लास भी यहां पे आ गया। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स बनाया एंड कैपिटल्स भी बसाई, तो इससे अब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बसाया, कैपिटल बनाया, तो एक तरह से नगरीकरण हुआ, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, राजाओं ने, कि इन्होंने पैट्रोनेज दिया, पैट्रोनेज बाय किंग्स, किंग्स ने पैट्रोनेज दिया किन किन चीजों का, देखिए रूलिंग क्लास एग्रीकल्चर को, कृषि को दिया, क्राफ्ट को दिया यानी शिल्प को दिया, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स को दिया। अब देखिए शासक वर्ग उपलब्ध हो गया और उन्होंने एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स सब कुछ चाहिए था ना नगरीकरण के लिए, इसको संरक्षण भी दिया। पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण, संरक्षण भी दिया। तो पॉलिटिकल रीजंस ये रहे। बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड कैपिटल्स की बात अगर करें, आप देखेंगे जैसे अंग की राजधानी चंपा, ठीक है ना, चंपा थी, वैसे ही आपको वत्स की राजधानी कौशाम्बी, बड़े बड़े आपको बड़ी बड़ी राजधानी, राजगृह मगध की राजधानी, ठीक है ना। तो यहां से विकास होना शुरू हो गया और ये सब फैक्टर्स रहे आपके सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के।
अब थोड़ा सा और है, कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर्स आप यहीं पे देख लीजिए। देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूं तीसरा में कल्चरल। अब कुछ व्यापारिक आपके नगर बसाए गए थे, तो व्यापारिक नगर उस समय कौन कौन से थे ये भी देख लीजिएगा। कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर, फैक्टर कह लीजिए या रीजन कह लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे चैत्य बनाए गए, विहार बनाए गए, भिक्षुओं के रहने के लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म में, वो बौद्ध में खासकर विहार होता है, ठीक है, विहार। स्तूप बनाए गए, हाँ स्तूप आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में, जब ये सब चैत्य स्तूप सब जब हम लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा सारा, विहार सब कुछ वहीं पे आएगा, ठीक है। चैत्य, विहार और स्तूप, तो इस तरह से कुछ रिलीजियस कंस्ट्रक्शन भी हो गए, रिलीजियस ग्रुप भी होने चाहिए गॉर्डन चाइल्ड ने कहा, और उनके कुछ भवन भी होने चाहिए, हाँ कंस्ट्रक्शन भी होने चाहिए। तो रिलीजियस ग्रुप है, जैन है, हाँ बौद्ध है, ये रिलीजियस ग्रुप हो गए, और इनके कंस्ट्रक्शन भी हैं, ठीक है, चैत्य, विहार, स्तूप सब कुछ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपको मिल रहा है। तो ये भी हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन में को ये एनकरेज करेंगी, ठीक है। कुछ आप कॉमर्शियल टाउन्स के नाम आप लिख सकते हैं, कॉमर्शियल टाउन्स के नाम। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत कुछ नहीं है ये। पॉलिटिकल रीजन, कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर, सारा फैक्टर हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। कुछ चीजें जो हैं आप लिख लीजिए इसको अलग से, कहीं आपको नोट्स में अगर लिखना हो, इसमें तो कुछ ज्यादा बताने वाली चीज है नहीं, तो कुछ मैं लिख देता हूं जल्दी से। अब देखिए ये जो मैंने बताया, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, और इस पे अगर आपको जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट है उन्हें मेन भी देना है जिनको, ठीक है। तो अब आप अगर कहीं सेकेंड अर्बनाइजेशन से, द्वितीय नगरीकरण से क्वेश्चन आ जाता है लिखने के लिए कि क्या क्या फैक्टर्स रहे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इससे, तो आप पूरी तरह से लिख सकते हैं। कम से कम मुझे लगता है इस पे आप 500 700 वर्ड, 1000 वर्ड तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ व्यापारिक नगर थे, ये ऐसे आप लिख लीजिए, कॉमर्शियल टाउन्स। अब कॉमर्शियल टाउन्स में जैसे कंबोज, ठीक है, कौशाम्बी, जो कि वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और काशी, ठीक है, गांधार, इस तरह के कुछ कॉमर्शियल टाउन्स थे, यानी कि व्यापारिक नगर आप कह लीजिए। तो इस तरह से आपने देख लिया कि सेकेंड अर्बनाइजेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से जो कारक थे रहे, और जिम्मेदार रहे जो कारक, हाँ हमने सारी चीजों को देख लिया। हाँ द्वितीय नगरीकरण के लिए कौन कौन से के विकास में, हाँ द्वितीय नगरीकरण के विकास में कौन कौन से कारक रहे, कौन कौन से फैक्टर्स रहे, या कौन कौन से रीजन रहे, सबको हमने डिटेल में देखा। तो यहां आकर हमारा 6th सेंचुरी बीसी का आपका द्वितीय नगरीकरण भी खत्म होता है। इसके पहले हमने महाजनपद देख लिया था, ठीक है, महाजनपद पीरियड को देखा था। तो अब आगे हम ये 6th सेंचुरी बीसी में ही था महाजनपद, और अब आगे हम देखेंगे क्या, बुद्ध और जैन धर्म को हम लोग आगे देखने वाले हैं। हाँ नेक्स्ट वीडियो से हम उसी की शुरुआत करेंगे, वो भी आपको 6th सेंचुरी बीसी में ही है, या आप 6th सेंचुरी बीसी कहें, आप कह ले महाजनपद पीरियड, ठीक है, या आप कह ले बुद्ध पीरियड, बातें की है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।